नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी महानगर के तत्वाधान में सपा नेता ने लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान महंगाई और ऑनलाइन पढ़ाई, स्कूल फीस सहित हाउस टैक्स, बिजली टैक्स के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और डीएम ऑफिस में अपनी मांगों को समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष दीपचंद्र गुप्ता ने कहा है कि हम लोगों द्वारा सर्वे किया गया है और जिसमें अधिकतर जनता ने यही बोला है कि कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते सरकार सभी प्रकार के टैक्सों को और स्कूल फीस को माफ करे, क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 6 माह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारा सरकार से सीधा यही निवेदन है कि जो उन्होंने वादा किया था 2014 से लेकर अब तक में, कोरोना महामारी जो चीन से चल के आई है, ये हम लोग कोरोना महामारी में गरीबों को एकदम मुआया जा रहा है, तरह तरह अत्याचार किया जा रहा है। इसमें मर रहे हैं मध्यम वर्ग के लोग ही मर रहे हैं। मान लीजिए गरीब वर्ग के तो वो अपना मांग के खा सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग वाले जो हम लोग साइड में, हम लोग ना मांग सकते हैं ना कमा सकते हैं। रोजगार के हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कि आप जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन में अटल रहे। हमको नहीं 15 लाख रुपये चाहिए, हमको नहीं कुछ चाहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिजली का बिल, मकान टैक्स, स्कूल का फीस, कोरोना महामारी में उसका टैक्स माफ करे, पूरा ना माफ करे, टैक्स माफ करे। आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाली समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगातार बनारस के अंदर ही नहीं, अन्य जिलों में प्रदेश के अंदर ये सर्वे किया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग, ये जनता युद्ध कर रही है कि भैया हमको नरेंद्र मोदी जी से कुछ अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस ये आप लोग मेरी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं कि महा कोरोना काल में जिस तरह से पूरे लगातार 22 मार्च से लागू हुआ है, जब तक कोरोना रहेगा, 1 साल नहीं 3 साल रहे, उसे हम लोग सह लेंगे। लेकिन उसमें जो मकान का टैक्स माफ़ हो, बिजली माफ़ हो और आपका बच्चों की फीस माफ़ हो और जो कि मरीजों का पैसा आ रहा है सीधे वो जनता के खाते में जाए। इससे विरोध में लेकर हम आज समाजवादी पार्टी के लोग वाराणसी जनपद में जिला कार्यालय में डीएम साहब के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन। वहीं कोरोना काल के चलते पिछले 6 महीनों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सभी मैरिज लॉन बंद होने के चलते टेंट, कैटरिंग और वेडिंग व्यवसाय से जुड़े लोग बेरोजगारी के कगार पर आ चुके हैं। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 में शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति होने के बाद भी टेंट और लॉन व्यवसायी कंफ्यूज हैं और आगे के महीने भी बुकिंग के लिए कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। वहीं वेडिंग व्यवसायियों को इन सभी समस्याओं को लेकर शनिवार को वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के महामंत्री भीम सिंह ने बताया है कि लगन के वक्त नवंबर और दिसंबर में जो महामारी बुकिंग है या होगी, उसकी कोई गाइडलाइन सरकार ने नहीं दी है, जिससे बुकिंग करने वालों को और हमें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने अभी की गाइडलाइन में 21 सितंबर के बाद से शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों के सम्मिलित होने की बात कही है, लेकिन सिर्फ 100 लोगों से हमारे कारीगरों का खर्च नहीं निकल सकता है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि हम लोगों ने हमारी समस्याओं के संदर्भ में पीएम कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे, हम लोग को व्यापार भी खोले, जैसे सारे व्यापार को उन्होंने धीरे धीरे खोल दिया है, उस तरह से हमारे व्यापार को भी खोले। हमारे सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं, अपने घर का खर्चा, अपने कारीगरों का खर्चा चला नहीं पा रहे हैं। आगे जो हमारा नवंबर दिसंबर में जो बुकिंग है उसकी कोई गाइडलाइन दे। अभी उन्होंने सिर्फ 100 लोगों का गाइडलाइन दिया है 21 सितंबर के बाद से, लेकिन 100 लोगों के गाइडलाइन से हमारा मतलब कारीगरों का भी खर्चा नहीं निकल सकता है। तो सारे इतने बड़े बड़े लान वाले, टेंट वाले क्या करेंगे, कहाँ से खर्चा वहन करेंगे? जी, हम लोग मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में 2-3 बार लेटर दे चुके हैं, मंत्रियों के पास जा चुके हैं हम लोग जो है, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। ये अपने यहाँ बनारस ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया स्तर पर सारे चारों तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही।
वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जाए और इसके लिए अगर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करना पड़े तो कड़ाई से किया जाए। वहीं शासन के आदेशानुसार अब वाराणसी में भी शस्त्र लाइसेंस का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं वेरिफिकेशन के तहत लाइसेंस रखने वालों के सिर पर पूरी जांच की जाएगी। वहीं इसके अलावा अगर किसी शस्त्र धारक की आपराधिक मामले में संलिप्त हुई तो उसका शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं ये जानकारी एसएसपी अमित पाठक ने दी है और एसएसपी अमित पाठक ने यह भी बताया है कि प्रथम चरण में जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और आपराधिक प्रकरणों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। वहीं उनके खिलाफ शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इसके अतिरिक्त शस्त्रों और लाइसेंसों के उल्लंघन में क्रम में कोई मेजर वायलेशन हुआ है तो हम उसे भी चिन्हित कर रहे हैं। आने वाले समय में शस्त्र के कागजात का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा ताकि ये पता चल सके कि जो शस्त्र इशू हुए हैं उनका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। प्रथम चरण में जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और आपराधिक प्रकरणों में उनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनके रिकॉर्ड्स छनवा करके उनके खिलाफ शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी जो कोई ऐसा मेजर वायलेशन अगर हुआ है शस्त्र के लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन के क्रम में तो उसको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। कारतूसों का भी एक वेरिफिकेशन हम लोग आने वाले समय में कराने जा रहे हैं तेज़ी से, जिसमें ये पता चल सके कि जो कारतूस इशू हुए हैं उनका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। वहीं वाराणसी में चेतगंज प्रखंड क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने 29 अगस्त को संजय जायसवाल के सस्ते गल्ले की दुकान संख्या 292 के थोड़ी दूर पर 11 बोरी गेहूं पाया था, जिस पर आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा चेतगंज थाने पर तहरीर देते हुए कहा गया था कि 11 बोरी गेहूं सरकारी अनाज जिसे ब्लैक में बेचने के लिए लाया जा रहा था वहीं उसे जब्त किया गया है और इसके बाद कार्रवाई करते हुए दुकान के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी आपूर्ति विभाग की ओर से की जा रही है। हालांकि आरोपी दुकानदार संजय जायसवाल का ये कहना है कि जांच के दौरान दुकान से खाद्य विभाग की टीम ने सभी तरह के राशन के भंडार का मिलान किया गया है, जिसमें दुकान पर राशन के भंडार का मिलान सही पाया गया है। वहीं उधर जिस ऑटो चालक ने इस 11 बोरी गेहूं मिला था उसका कहना है कि ये सरकारी गेहूं नहीं था, इसका बिल भी उसके पास है और लोग गेहूं पिसवाने के लिए चक्की में जा रहा था। पंकज जो लकीले ना चक्की के जाएगी मालूम उस पे बोरे पे सरकारी गोदाम का नाम लिखा हुआ है। सरकारी मतलब इससे पहले बोरा था, हाथ से सिलाई किया था बोरा, यही कह लेना दुकान में पहुँचा दो पिसाई के मार लो हमें 300 रुपये भाड़ा बोले लेना वो तो बेटा की 3 रुपया क्या पे लेना हमने फिर जाकर पहुँची तो मैडम जी आगे नहीं आगे आके स्कूटी रोक के टेम्पू का के कूद गई नहीं तो अब हम टेम्पू हमारा तेज रहे चाव दे ढार रहा ब्रेक मल्ली पकड़ के हमारा फेबर नो तेनी टूट गल फोन पे नहीं एक जाने यही ना हमें लगने मारे कि कौन आपको मारने लगा एकदम जब फोन की बुलाए क्या पुलिस आया कि कोई आदमी नहीं पुलिस नहीं है कोई आदमी था सारे ड्रेस में वाले चड्डा पहन के शंभू जो तुरंत हमें पकड़ के लगने मारे। क्या वहाँ पुलिस भी आई थी? नहीं पुलिस के बाद जब यहाँ से हम भाग गए। वाराणसी के रोहिनिया देवरा गांव में बीजेपी की ओर से किसानों के साथ चाय चौपाल लगाई गई। इसमें सामाजिक दूरी रखते हुए कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने, साबुन के साथ हाथ धोने और सैनिटाइजर लेकर चलने की सलाह भी दी गई है। वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा है कि कृषि उपजों के लिए सरकारी क्रय केंद्र से किसानों को अच्छे मूल्य मिलने में मदद मिली है और इसका लाभ लेने के लिए समय से पंजीकरण कराने की सलाह भी दी गई। वह उन्होंने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सलाह देते हुए उसका पैसा समय से जमा कराने की भी सलाह दी है। साथ ही मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संस्था के विभागाध्यक्ष डॉक्टर DC राय ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन के लिए क्षेत्र में अपने देश में असीम संभावनाएं हैं और पशुपालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं किसानों के लिए आई हैं, जिसमें व्यापक सब्सिडी सीधे किसानों को मिल रहा है। वहीं किसान अच्छे नस्ल के गायों की देखभाल और उन्हें पशु आहार समेत हरा चारा देकर अधिक से अधिक शुद्ध एवं पौष्टिक उत्पादन कर सकते हैं और इस संदर्भ में किसानों को बिचौलियों से बचने के सहयोगी किसान उत्पादक संगठन को बनाने और उसके माध्यम से बिचौलियों से मुक्त होकर किसानों की समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कितने किसान उससे लाभार्थी हो रहे हैं, कितने लोगों को नहीं मालूम है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना। सॉइल टेस्टिंग का जो हमारा स्कीम चल रहा है
कि हर खेत का एक सॉइल टेस्ट होना चाहिए। क्या जरूरी नहीं कि वो धान गेहूं ही पैदा करे, अगर उस सॉइल में कोई कमी रह उसको हम उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ा दें। तो ये तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की आज तक आई हुई हैं, वो गांव-गांव तक पहुंच पा रही कि नहीं। ये एक माध्यम है चौपाल जो अरविंद जी ने चालू किया पार्टी के उससे, कि हम गांव-गांव तक अपने लोगों को ये बता सकें कि सरकार कितनी जागरूक है आपके लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ और 5 अगस्त को राम जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर का शिलान्यास होते ही वर्षों से काशी और मथुरा को लेकर आंदोलनरत हिंदू संगठनों के लोग अब खुलकर काशी की मांग को भी उठाने लगे हैं। ये मामला तब और गर्मा गया जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान पुराने श्रृंगार गौरी मंदिर के पास निर्माण कार्य के दौरान कुछ पुराने मंदिर के अवशेष उत्खनन के दौरान मिले, साथ ही एक सुरंग नुमा रास्ता ज्ञानव्यापी मस्जिद की ओर जाता हुआ दिखा। वहीं उस दौरान कुछ तस्वीरें निर्माण स्थल की सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसके बाद आम लोगों के बीच में मस्जिद के नीचे मंदिर होने के पुख्ता सबूत को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही काशी के प्रबुद्ध जन भी अपना वक्तव्य जारी करने लगे। वहीं इसी कड़ी में ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन चलाने वाले सपा के पूर्व नेता सुधीर सिंह ने एक अपील जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट में लड़ने से बेहतर है कि काशी में मुस्लिम बंधु स्वयं से आगे आकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ज्ञानव्यापी की जमीन पर यह अपना दावा छोड़ दें। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ ने भी ये बताया है कि संत समिति ने हमेशा से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौरान SI की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। ये तस्वीरें आज सुबह मुझे मिली और आपके द्वारा भी अभी मुझको दिखाया गया, और निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है कि वो मस्जिद है ही नहीं है, और जो मंदिर वहाँ पुराने मिले हैं और उसके अवशेष मिल रहे हैं और उसके अंदर से एक रास्ता है, तो निश्चित रूप से वो मंदिर में जाने का रास्ता है। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो मंदिर और मस्जिद का वहाँ कोई विवाद नहीं है। जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर चढ़ा के बनाई गई है। जब से कॉरिडोर बन रहा है और उस दीवार हटी है, तब से कोई भी आदमी अगर वहाँ जाएगा, अंधा व्यक्ति भी जाएगा, तो वो बता देगा कि ये मंदिर है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के खुदाई में मिले अवशेष और सुरंग की प्राप्ति के कारण बार बार अखिल भारतीय संत समिति यह कहती रही है शुरू से, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन इसी बात का था कि ASI खुदाई करा ले, और अगर वह विश्वनाथ मंदिर है, काशी ज्ञानवापी है, तो वो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा, इस 3 से कम पर समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। और संत समिति इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि अचानक खुदाई के दौरान इस प्रकार के अवशेष और सुरंगों का प्राप्त होना, बाबा विश्वनाथ अब स्वयं चाहते हैं कि हिंदू समाज के सामने, पूरे देश दुनिया के सामने यह सच्चाई आए और विश्वनाथ मंदिर के भी पुनरुद्धार का काम पूरा हो जाए। शिक्षक दिवस के अवसर पर हरिश्चंद्र PG कॉलेज के पूर्व पुस्तकालय मंत्री सन्नी केसरी के नेतृत्व में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे खिल उठे और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र सहित 5 शिक्षकों को सम्मानित स्मृति चिन्ह देकर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं शिक्षकों ने भी सदा ईमानदारी से मेहनत से अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। सबसे पहले सभी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ है। शिक्षा और साहित्य के लिए भी जानी जाती है। वहीं बात जब शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं,
जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। बीएचयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ वाराणसी की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।